Hi students, welcome to Shortcut. Today we will start chapter number 4 from our Beehive book. The chapter is A Truly Beautiful Mind. Now this chapter is about Albert Einstein. Now Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of without any indication that he was destined for greatness. On the contrary, his mother thought Albert was a freak. To her, his head seemed much too large. अब एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे एक महान साइंटिस्ट के बारे में ये चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं और इससे रिलेटेड हमने काफ़ी सारे चैप्टर्स पिछली क्लासेस में भी पढ़े हैं। तो इस चैप्टर में भी इस जीनियस के बारे में बहुत कुछ हमें जानकारी दी गई है। किस प्रकार से एक बच्चा, एक छात्र जो है, एक स्टूडेंट जो है, उसको हम एट अ वेरी अर्ली एज उसको हम नहीं जज कर सकते कि वो क्या करेगा जीवन में। बिकॉज यहाँ पर आइंस्टाइन के साथ भी ऐसा ही था कि उनके प्रति जो जजमेंट थी, इवन जो उनके जो शिक्षक थे और बाकी लोग थे, उनकी तो एक नेगेटिव थिंकिंग उनके प्रति थी ही। इवन एल्बर्ट की मदर जो थी वो भी समझती थी कि एल्बर्ट जो थे वो एक डिसअपॉइंटेड व्यक्ति थे, यानी कि वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा उनकी मदर का भी मानना था। तो एल्बर्ट का जन्म हुआ था 14 मार्च 1879 को जर्मनी के एक सिटी के अंदर जिसका नाम था अल्म, सिटी ऑफ अल्म। और बचपन से ही इनके अंदर कोई भी खासियत नहीं थी कि जिसको देख के कहा जा सके कि ये व्यक्ति एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट बनेंगे। इनकी माँ के लिए भी एल्बर्ट जो थे वो एक निराश व्यक्ति थे, यानी कि एक ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसे बच्चे थे जो जीवन में कभी कुछ भी नहीं करेगा। At the age of 2.5, Einstein still wasn't talking. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. Einstein did not know what to do with other children, and his playmates called him boring, brother boring. तो जब ये 2.5 साल के हुए तब तक इन्होंने बोलना शुरू नहीं किया था। यानी कि आप देखिए 2.5 साल का बच्चा नहीं बोल रहा है, सो इट वॉज समथिंग लाइक कि भी ये डिसअपॉइंटिंग बात थी। और इसी प्रकार से इनकी मदर जो है वो इनको एक फ्रीक भी बुलाती थी। तो आइंस्टाइन जो थे वो दूसरे बच्चों के साथ जब ये बोलने लगे थोड़ा बहुत, तो एक वर्ड को ये 2 बार बोलते थे। देखिए पहले 2.5 साल तक तो ये बोलते ही नहीं थे। उसके बाद जब इन्होंने बोलना शुरू किया तो इस प्रकार बोलना शुरू किया कि एक ही बात को बार बार रिपीट करना, 2 बार बोलना। और आइंस्टाइन जो दूसरे बच्चों के साथ इकट्ठे होते थे तो इनको समझ ही नहीं आता था उनके साथ क्या करें, अपने प्लेमेट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ ये क्या करें। इनके पास इसका कोई भी मतलब एक होता ही नहीं था इनके मन में कुछ कि मैं, जैसे आप लोग सोचते हैं कि दोस्तों के साथ मिलेंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इनके पास उसका कोई भी जवाब नहीं रहता था। इस कारण से इनके जो दोस्त थे वो इनको कहते थे ब्रदर बोरिंग। क्या कहते थे इनको? ब्रदर बोरिंग। So the youngster played by himself. Much of the time, he especially loved mechanical toys. Looking at his newborn sister Maza, he is said to have said, "Fine, but where are her wheels?" अब इनके जो दोस्त थे वो इनको ब्रदर बोरिंग कहते थे, इसीलिए ये अपने आप खेलते रहते थे अकेले ही अपने मैकेनिकल टॉयज़ के साथ। यानी कि इनको मैकेनिकल खिलौने, मैकेनिकल टॉयज़ बहुत पसंद थे और ये उनके साथ खेलते रहते थे। जब इनकी एक छोटी बहन का जन्म हुआ जिसका नाम था माजा, तो उस समय इन्होंने कहा कि इसके व्हील्स कहाँ हैं। इनको लगा कि वो भी एक टॉय है और इसके व्हील्स नहीं हैं। यानी कि इस प्रकार का इनको बताया गया है कि ये इस प्रकार के व्यक्ति थे। अब यहाँ पर कुछ थोड़ी सी जानकारी दी गई है, वो हम देखते हैं क्या है। The historian of ancient mathematics told a story about the boy Einstein that he characterizes as a legend, but that seems fairly authentic. As he was a late talker, his parents were worried. At last, at the supper table one night, he broke his silence to say, "The soup is too hot." Greatly relieved, his parents asked why he had never said a word before. Albert replied, "Because up to now everything was in order." तो यहाँ पर एक हिस्टोरियन है जिन्होंने आइंस्टाइन के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना की जानकारी हमको दी है कि एक बार जब ये काफ़ी समय तक ये बोलते तो थे ही नहीं बिल्कुल, यानी कि ही वॉज अ लेट टॉकर। तो ऐसे में इनके जब एक दिन ये सपर टेबल पे खाना खा रहे थे उस समय इन्होंने
बोला पहली बार द सूप इज टू हॉट। ऐसा किसने कहा? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि द सूप इज टू हॉट। और ये बात सुनकर इनके पेरेंट्स बहुत ही खुश हुए, बहुत ही ज़्यादा वो अचंभित रह गए कि ये बोलता तो है लेकिन आज तक इसने बोला क्यों नहीं। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने रिप्लाई दिया कि अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर, इस कारण से मुझे कभी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस प्रकार के ये व्यक्ति थे, ही वॉज सच अ जीनियस, कि उनको जब जरूरत है तभी बोलना पसंद था। तो आगे हम चलते हैं। अ हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट what Einstein choose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything. Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. अब हेडमास्टर जो थे इनके स्कूल के, इनके जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने एक बार आइंस्टाइन के फादर से कहा कि ये कोई भी प्रोफेशन चुनेगा, यानी कि भले कोई भी जॉब या कोई भी करियर अपने लिए चुने, लेकिन ये उसके अंदर सक्सेस नहीं पा पाएगा। और ऐसे में आइंस्टाइन की मदर चाहती थी कि ये वायलिन बजाना सीखे, तो इसीलिए इन्होंने वायलिन के क्लासेस लेना शुरू किया और ये एक गिफ्टेड वायलिनिस्ट बन गए, यानी कि एक बहुत ही अच्छे अमेच्योर वायलिनिस्ट। अमेच्योर वायलिनिस्ट का मतलब होता है कि ये प्रोफेशनल नहीं थे, ये सिर्फ अपने मज़े के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी खुशी के लिए वायलिन बजाते थे, जबकि प्रोफेशनली ये बिल्कुल भी उससे जुड़े हुए नहीं थे। और पूरे जीवन भर इन्होंने अपनी स्किल को अपने पास बटोर कर रखा हुआ था, यानी कि एक बहुत अच्छे वायलिनिस्ट भी थे, लेकिन इन्होंने कभी उसको प्रोफेशनली नहीं किया, लेकिन अपने आनंद के लिए, अपने मज़े के लिए ऐसा किया। बट Albert Einstein was not a bad pupil. He went to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old and scored good marks in almost every subject. अब आइंस्टाइन के बारे में बताया गया कि आइंस्टाइन हमेशा से एक ऐसा बच्चा नहीं था, यानी कि he was not a bad pupil, एक खराब छात्र नहीं था। ये जब म्यूनिक में हाई स्कूल में थे, तब जब इनकी फैमिली वहाँ गई म्यूनिक हाई स्कूल में, तो वहाँ पर जब इनको एडमिशन दिया गया, तो तब ये he was 15 months old, तब ये 15 महीने बड़े थे और स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और वहाँ पर ये हर एक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स इन्होंने लिए थे वहाँ पर, यानी कि ये अच्छे मार्क्स सब सब्जेक्ट में स्कोर करते थे उस समय। अब यहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टाइन और उनकी फैमिली म्यूनिक कब गई थी? ये म्यूनिक तब गए थे जब इनकी उम्र 15 महीने की थी। तो जैसा कि हमने देखा कि एल्बर्ट का जन्म हुआ था जर्मनी के एक शहर में, एक सिटी ऑफ में, और फिर जब ये 15 महीने के थे तब इनके पेरेंट्स कहाँ चले गए? म्यूनिक में चले गए। और म्यूनिक में जब ये हाई स्कूल में पहुंचे तब इन्होंने लगभग हर एक सब्जेक्ट के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे, यानी कि ही वॉज नॉट अ बैड स्टूडेंट। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स। अब स्कूल के अंदर आप जानते हैं डिसिप्लिन तो होता ही है, और अलग अलग स्कूल्स के अंदर अलग अलग तरीके के डिसिप्लिन को मैनेज किया जाता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं, कुछ जगहों पर थोड़ा लीनियंट रहते हैं। तो यहाँ जो स्कूल था उसकी रेजिमेंटेशन, यानी कि जो डिसिप्लिन था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, इस कारण से आइंस्टाइन इनके स्कूल के रेजिमेंटेशन यानी कि डिसिप्लिन से, ऑर्डर से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता था, और अक्सर इस विषय में अलग अलग शिक्षकों के साथ इनकी बहस भी होती रहती थी। At the age of 15, Einstein felt so stifled there that he left the school for good. अब 15 साल की उम्र में इनको वहाँ पर इतना ज़्यादा मतलब घुटन महसूस होने लगी उस स्कूल के अंदर, हाई स्कूल जो म्यूनिक में था, तब वहाँ पर इनको इतना ज़्यादा मतलब अनकंफर्टेबल फील होने लगा इनको कि इन्होंने स्कूल को छोड़ दिया। The previous year, Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives. After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich. अब एल्बर्ट आइंस्टाइन के जो पेरेंट्स थे वो म्यूनिक से कहाँ चले गए? मिलान चले गए। तो म्यूनिक से इनके पेरेंट्स मिलान चले गए, इटली, और इन्होंने अपने बेटे यानी कि आइंस्टाइन को अपने रिश्तेदारों के पास छोड़ दिया था। और काफ़ी डिस्कशन के बाद आइंस्टाइन ने फैसला किया कि वो स्विट्ज़रलैंड चले जाएंगे, स्विट्ज़रलैंड के उस हिस्से में जहाँ पर जर्मन बोली जाती है, यानी कि जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड में चले जाएंगे। और वो जो जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड जो है वो म्यूनिक से काफ़ी ज़्यादा लिबरल है। लिबरल का मतलब वो काफ़ी ज़्यादा आसान है, वहाँ पर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इतने ज़्यादा हार्श नहीं हैं। इस कारण से इन्होंने म्यूनिक छोड़कर स्विट्ज़रलैंड जाकर पढ़ने की सोची।
आइंस्टाइन जो थे वो मैथमेटिक्स में बहुत ही ज़्यादा गिफ्टेड थे, यानी कि बचपन से ही मतलब खुदा की तरफ से उनको एक गॉड गिफ्टेड पर्सन थे मैथमेटिक्स के अंदर, और उनका फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और स्कूल ख़त्म करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। कहाँ पर? ज्यूरिक के अंदर यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक, वहाँ पर ये पढ़ेंगे। बट साइंस वॉजेंट द ओनली थिंग व्हाट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस मुस्टेच। अब सिर्फ साइंस ही ऐसी चीज़ नहीं थी जो इनको अट्रैक्ट कर रही थी। द मैन विद द वॉलरस मुस्टेच, वॉलरस मुस्टेच इसलिए कहा गया था क्योंकि इनकी जो मुस्टेच यानी कि मूछें थी वो वॉलरस की तरह, आपने देखा है ना, वीरप्पन को देखा होगा किस प्रकार से उनकी मूछें जो थी यहाँ से शुरू होती हैं और एकदम कानों तक चली जाती हैं, तो उस प्रकार से इनकी मूछें थी, तो इसलिए इनको वॉलरस मुस्टेच पर्सन कहा गया है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि ये वहाँ पर पढ़ाई करेंगे ज्यूरिक की यूनिवर्सिटी के अंदर। He also felt a special interest in a fellow student, Mileva Merrick, whom he found to be a clever creature. This young Serb had come to Switzerland because the university in Europe was one of the few in Europe where women could get degrees. अब यहाँ पर सिर्फ इनका इंटरेस्ट पढ़ाई के अंदर ही नहीं, यानी कि ये मैथमेटिक्स और साइंस ही नहीं, एक इनके साथ एक स्टूडेंट थी जिसका नाम था मिलेवा मैरिक, जो कि सर्बिया से आई हुई थी। उसको ये कहते थे क्लेवर क्रिएचर। क्लेवर क्रिएचर का मतलब एक बहुत ही तेज प्राणी, बहुत ही तेज तरार प्राणी, बिकॉज मे बी शी माइट बी वेरी क्लेवर। तो ये जो लेडी थी, ये जो इनकी को स्टूडेंट थी, उनकी तरफ इनका इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ा। और वो लड़की जो यहाँ पर मिलेवा जो थी वो यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक में पढ़ने इसलिए आई थी क्योंकि ये यूरोप में एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर वुमेन को डिग्री दी जाती थी, यानी कि ज़्यादातर उस समय पे महिलाओं को भी पढ़ने की आज़ादी सब कॉलेजेस के अंदर नहीं थी। सो आइंस्टाइन सो इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स। तो इसके अंदर यानी कि जो मिलेवा थी उसके अंदर इन्होंने एक फ्रेंड देखा। एली का मतलब यहाँ पर है फ्रेंड, एक फ्रेंड देखा अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस। फिलिस्टाइंस का मतलब यहाँ पर अ वर्ड यूज डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट पीपल हु डो नॉट लाइक आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको आर्ट, लिटरेचर वगैरह पसंद नहीं है, तो उसको डिसअप्रूव करने के लिए यानी कि उसको नकारने के लिए यूज किया जाता है वर्ड फिलिस्टाइंस। तो आइंस्टाइन को इस लड़की के अंदर, मिलेवा के अंदर, एक दोस्त दिखाई दिया। दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विद हुम ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स, यानी कि आइंस्टाइन ने जब मिलेवा से मुलाकात की तो मिलेवा के अंदर इनको एक अच्छा दोस्त दिखा और एक फिलिस्टाइंस का मतलब कि एक ऐसी लड़की थी जो सिर्फ इनकी फेवर करती थी, बाकी जो लोग थे उन सबको तो कांस्टेंट ओड्स ही दिखाई देते थे। ओड्स का मतलब यहाँ पर खामियां, बुराइयां दिखाई देती थी, लेकिन मिलेवा को ऐसी कोई भी बुराई इनमें दिखाई नहीं देती थी, इसलिए इन्होंने मिलेवा के साथ दोस्ती की। The couple fell in love. Letters survive in which they put their affection into words, mixing science with tenderness, wrote Einstein. How happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion. अब ये दोनों अच्छे दोस्त बन गए और जल्द ही इनके बीच में प्यार हो गया और इन्होंने शादी कर ली। अब इनकी जो लेटर्स एक दूसरे को लिखते थे वो भी हमको बताते हैं कि किस प्रकार से ये, उसमें भी मिक्सअप था एक साइंस का, और यानी कि वहाँ पर भी ये साइंस के बारे में बात करते थे ज़्यादा। जैसे कि यहाँ पर आइंस्टाइन ने लेटर में लिखा है, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू विक्टोरियस कंक्लूजन, कि इन्होंने उसमें भी रिलेटिविटी, साइंस की जो थियरी है, थियरी ऑफ रिलेटिविटी, उसके ऊपर ही बात की है लेटर के अंदर भी। In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. अब बात की जा रही है 1900 की और इस समय इनकी उम्र है 21 साल और आइंस्टाइन जो है वो ग्रेजुएट हो चुके हैं लेकिन इनके पास काम नहीं है, ही इज़ अनएम्प्लॉयड। He worked as a teaching assistant, gave private lessons and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. अब इनके पास नौकरी नहीं है लेकिन 21 साल की उम्र तक इनको कोई काम नहीं है, अनएम्प्लॉयड हैं, लेकिन उस समय ये टीचिंग असिस्टेंट के तौर पे काम करते थे, प्राइवेट लेसन्स देते थे लोगों को, और फिर 1902 में इनको एक परमानेंट जॉब मिल गई, एक पेटेंट ऑफिस जो होता है, पेटेंट ऑफिस के अंदर जो कि बर्न में था, वहाँ पर इनको टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब मिल गई। While he was supposed to be assessing other people's inventions, तो पेटेंट ऑफिस में क्या होता था, जो दूसरे लोग इन्वेंशन करते हैं, जो दूसरे लोग खोजे करते हैं, उनको कॉपीराइट करवाया जाता है, उनको पेटेंट करवाया जाता है, तो ये वो ऑफिस था। यानी कि ये तो बहुत बड़े खोजकर्ता थे खुद, लेकिन इनको नौकरी वो मिली कि दूसरों की खोजों को पेटेंट करने की।
वाई आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट, लेकिन यहाँ पर बैठकर पेटेंट ऑफिस में बैठकर वो सिर्फ लोगों की खोजों के को ही पेटेंट नहीं करते थे, बल्कि अपना एक सीक्रेट वर्क भी चालू था इनका. ही सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉअर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स. अब ये अपना जो इनका ड्रॉवर था ना, जिस डेस्क पे बैठे ये काम करते थे, उस डेस्क का जो ड्रॉवर था उसको ये कहते थे ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, क्योंकि इनका जो सारा खोज का काम था वो उसके अंदर ही बंद था, उस ड्रॉवर के अंदर ही बंद था. One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey, if one of them has been moving very fast relative to the other. From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy. E is equal to mc square. In this mathematical equation, E stands for energy, m for mass and c for speed of light in vacuum. तो यहाँ पर बताया गया है कि इनका जो 1905 में इनके द्वारा खोज की गई जो थियरी थी, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, वो चालू की गई, वो बनाई गई. इसके मुताबिक इनका कहना था कि समय जो है, समय और डिस्टेंस ये एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि इनको एग्जैक्टली मापा नहीं जा सकता है. किसको? समय को और डिस्टेंस को. इनके मुताबिक अगर दो क्लॉक्स जो कि एक्यूरेट हैं और वो विल नॉट कंटिन्यू शो द सेम टाइम, दो क्लॉक्स जो हैं वो एक्यूरेट है, दोनों सिमिलर हैं और वो सेम टाइम शो नहीं करेंगी अगर वो एक लंबी जर्नी के बाद वापस आए तो, यानी कि एक लंबे अंतराल के बाद जब वो क्लॉक्स को दोबारा देखा जाए तो उन दोनों का समय जो है वो सेम नहीं होगा. इफ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर, अगर एक जो है वो दूसरे के मुकाबले बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही होगी तो ऐसे में उन दोनों का जो समय है वो सेम नहीं होगा. तो इसी से वर्ल्ड का ये फार्मूला बना है, आपने ये सुना भी होगा. E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर. यहाँ पर E एनर्जी है, M जो है मास है और C जो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. When you sit with a nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes. When you sit on a hot stove for 2 minutes, it seems like 2 hours. That's relativity. अब रिलेटिविटी की थ्योरी को जहाँ यहाँ पर अगर दूसरे तरीके से एक्सप्लेन किया जाए तो सिंपल वर्ड्स के अंदर तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा दैट व्हाट इज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. बताया गया है कि अगर आप अपने अच्छे दोस्त के साथ, अब समझिए कि आप स्टूडेंट जो हैं, आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठे हैं तो 2 घंटे तक आप उसके साथ बैठे हैं तो 2 घंटे आपको कैसे लगेंगे? 2 मिनट जैसे. ऐसा लगेगा कि 2 घंटे 2 मिनट में गुजर गए हैं. और वहीं अगर आप किसी अपने ऐसी जगह पर बैठे हो जो व्यक्ति आपको पसंद नहीं है, जो बिल्कुल भी आपको अच्छा नहीं लगता है, आपका कलीग जो है, फ्रेंड जो है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्लासमेट, अगर आपकी सीट वहाँ पर चेंज कर दी जाए तो वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना पड़े, वो 2 मिनट आपको 2 घंटे जैसे लगेंगे. सो दिस इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी कि वो जो 2 घंटे हैं वो 2 मिनट में गुजर जाएंगे, यानी कि 2 मिनट जैसे लगेंगे अगर वो हमारा पसंदीदा काम करते हुए बीते तो. आज जैसे कि आप टीवी देख रहे हैं, आपका फेवरेट सीरियल या फेवरेट मूवी आ रही है तो मूवी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे 2 मिनट में वो मूवी खत्म हो गई है, और भले वो 2 घंटे की थी लेकिन ऐसा लगेगा कि ऐसे जैसा अभी शुरू किया था और अभी खत्म हो गया है. वहीं आप अगर कोई ऐसा चीज़ करने के लिए आपको कहा, जैसे पढ़ने के लिए बोला जाता है, पढ़ाई, जैसे कि जिनका मोस्टली बच्चों का एक बेस्ट वर्क, एक ऐसा वर्क नहीं है जो बच्चों को पसंद हो, तो पढ़ाई करते वक्त हम लोग भले 5 मिनट पढ़ाई कर लेंगे लेकिन वो पीरियड हमको बहुत लंबा लगता है, अरे बहुत देर पढ़ाई कर ली. और वहीं टीवी देखते हुए पूरा दिन देख लेंगे टीवी, तब भी हम उसमें से बोर नहीं होते हैं. तो इसी को कहा जाता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies, but his mother was against it. She thought Mileva, who was 3 years older than her son, was too old for him. She was also bothered by Mileva's intelligence. She is a book like you, his mother said. Einstein put the wedding off. अब ये दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन इनकी शादी नहीं हो पाई क्योंकि मिलेवा थी वो 3 साल बड़ी थी इनसे, और जो इनकी मदर थी, एल्बर्ट की मदर थी, वो नहीं चाहती थी कि इनकी शादी इनसे बड़ी उम्र की लड़की के साथ हो. और इसके अलावा ये मानती थी कि मिलेवा जो है बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, और वो कहती थी शी इज़ अ बुक लाइक यू, ये तुम्हारी ही तरह एक बुक है. इसलिए इन्होंने आइंस्टाइन को मिलेवा से शादी नहीं करने दी और आइंस्टाइन ने भी
इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 सन्स। लेकिन बाद में, यानी कि अब तक इनकी शादी नहीं हुई, लेकिन फाइनली इन दोनों ने शादी की 1903 के अंदर और उनके 2 बेटे भी थे। But a few years later, the marriage faltered. Mileva, meanwhile, was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. लेकिन कुछ समय के बाद इनका जो रिश्ता था वो काफ़ी कमज़ोर होने लगा, इनकी शादी कमज़ोर पड़ने लगी। और मिलेवा जो कि वो भी एक साइंटिस्ट थी, यानी कि बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की थी, लेकिन अब वो सिर्फ एक अनहैप्पी हाउसवाइफ बनकर रह गई थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1919। 1903 में इनकी शादी हुई थी और इन दोनों ने 1919 में फाइनली डिवोर्स ले लिया। आइंस्टाइन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर, और उसी साल आइंस्टाइन ने अपनी कजिन जिसका नाम था एल्सा, उससे शादी कर ली। आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise to world fame. In 1915, he had published his general theory of relativity, which provided a new interpretation of gravity. An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed star would be deflected through the sun's gravitational field. The newspaper proclaimed his work as a scientific revolution. अब आइंस्टाइन जो थी, इनके जीवन के अंदर जो एक नया चैप्टर शुरू हुआ वो हुआ 1915 में। 1915 में इन्होंने थियरी ऑफ रिलेटिविटी दी, और उसके मुताबिक 1919 में, यानी कि 1915 में इन्होंने थियरी ऑफ रिलेटिविटी जारी की, उसको मतलब घोषित किया, उसको दुनिया के सामने पेश किया। लेकिन इनकी थियरी को सही कब माना जाएगा, जब उसका कोई प्रूफ मिलेगा तब। तो ऐसा ही एक प्रूफ मिला एक्लिप्स के दौरान, जब सूर्य ग्रहण लगा 1919 में। तब आइंस्टाइन ने जो कैलकुलेशंस दी थी, जो लाइट एक फिक्स्ड स्टार से जब लाइट आती है और वो सन के सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है, तो उसका जो इन्होंने समय कैलकुलेट किया था वो बिल्कुल सही किया था। इसी कारण से एक न्यूज़पेपर में लिखा गया कि दिस इज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। तो आइंस्टाइन के काम को एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन के तौर पे न्यूज़पेपर में छापा गया। Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921. He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press. अब आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ दिया गया फिजिक्स में 1921 में, और इनके ऊपर बहुत सारे सम्मान इनके ऊपर न्यौछावर किए गए, यानी कि अलग अलग कंट्री से इनको सम्मान दिए जाने लगे, इनविटेशन मिलने लगा दुनिया के अलग अलग देशों से, और प्रेस यानी कि न्यूज़पेपर के अंदर भी इनकी वाहवाही होने लगी। When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein emigrated to the United States. 5 years later, the discovery of nuclear fusion in Berlin had American physicists in an uproar. Many of them had fled from fascism just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. अब नाजी जब पावर में आए, नाजी का मतलब यहाँ पर जब हिटलर का उदय हुआ, हिटलर ने जब सारी कमान अपने हाथ में ले ली जर्मनी में 1933 में, तो आइंस्टाइन वहाँ से जर्मनी छोड़कर अमेरिका आ गए। और 5 साल के बाद अमेरिका में जो दूसरे कुछ साइंटिस्ट भी जो कि जर्मनी से इधर आ चुके थे, इन सब ने देखा कि न्यूक्लियर फ्यूजन की डिस्कवरी की गई है बर्लिन के अंदर। न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन के बारे में आप साइंस में पढ़ चुके होंगे, नहीं तो आप पढ़ सकते हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन की जो डिस्कवरी की गई बर्लिन के अंदर, इसके बाद जो ऐसा माना जाने लगा, आइंस्टाइन ऐसा मानते थे कि नाजीज यानी कि जो हिटलर की जो आर्मी है, यानी कि जर्मन्स हैं, वो हो सकता है एटम बम बना लें और उसका यूज़ भी करें, क्योंकि उनका जो एक ही उद्देश्य था कि दुनिया पर रूल करना। एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग, आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट। अब किसी कलीग ने उनसे रिक्वेस्ट की और उनकी रिक्वेस्ट मानकर आइंस्टाइन ने जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, उनको एक पत्र लिखा 2 अगस्त 1939 को। उसमें उन्होंने वार्निंग दी, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को वार्निंग दी, अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट माइट वेरी well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. His words did not fail to have an effect. The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in 1945. अब इन्होंने जो पत्र लिखा था अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को, तो उसमें बताया था कि ऐसा एक बॉम्ब बन जाएगा, अगर यानी कि न्यूक्लियर बॉम्ब की बात की जा रही है कि अगर एक बॉम्ब ऐसा बन जाए तो अगर उसको किसी पोर्ट पे गिरा दिया जाए तो उस पोर्ट को तो वो ख़त्म कर देगा, लेकिन उसके आजू बाजू के एरियाज़ को भी वो ख़त्म कर सकता है। अब इनके जो वर्ड्स थे, इनके जो ये वार्निंग जो दी गई थी अमेरिका के प्रेसिडेंट को,
अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इस वार्निंग को काफ़ी सीरियसली लिया और उन्होंने भी अंदर ही अंदर यानी कि खुफिया तरीके से एक बम बनाने की, न्यूक्लियर बम बनाने की कवायद जारी कर दी। और ऐसे में अमेरिका ने न्यूक्लियर बम बना लिया, जिसको हमने जापान के 2 सिटीज़ के ऊपर, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर 1945 की अगस्त में गिरते हुए देखा था। Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction. This time he wrote a public missive to the United Nations. In it, he proposed the formation of a world government. Unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact. अब आइंस्टाइन जो थे वो बम का प्रयोग किए जाने से काफ़ी दुखी थे, काफ़ी हताहत थे, और इस कारण से इन्होंने एक लेटर लिखा यूनाइटेड नेशंस को, यानी कि यूनाइटेड नेशंस जो था हमारा, उसके ऊपर उनको एक लेटर लिखा गया इनके द्वारा और कहा गया कि एक ऐसी सरकार बनाई जाए, एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई जाए जिससे दुनिया में ऐसे काम दोबारा से ना हो। लेकिन इस लेटर का कोई भी प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, और धीरे धीरे जो आइंस्टाइन थे वो पॉलिटिक्स में और ज़्यादा सक्रिय होने लगे, एगिटेटिंग फ्रॉम an end to the arms build-up and using his popularity to campaign for peace and democracy. When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and a world citizen as much as a scientific genius. अब इनके पत्र का कोई असर नहीं हुआ था वैसे तो यूनाइटेड नेशंस के ऊपर, लेकिन इनकी जो पॉपुलैरिटी थी, यानी कि एक बहुत ही पॉपुलर व्यक्ति थे पूरी दुनिया में, तो इन्होंने उसका उपयोग करके पॉलिटिक्स में आए और इन्होंने जो ये बम का उपयोग किया गया या बम बनाया गया, इसके खिलाफ इन्होंने एक कैंपेन छेड़ दिया जिसमें पूरी दुनिया के लोग शामिल हुए, जिसका मोटिव था दुनिया के अंदर पीस और डेमोक्रेसी, यानी कि दुनिया जो है एक लोकतंत्र बनकर रहे, किसी भी एक व्यक्ति का रूल ना हो, डिक्टेटरशिप ना हो, और दुनिया के अंदर चारों तरफ शांति रहे। और आइंस्टाइन की जब मौत हुई 1955 के अंदर, तब वो 76 साल के थे, और इनकी मौत को इनको एक पर्टिकुलर किसी कंट्री के सिटीज़न की तरह नहीं बल्कि वर्ल्ड सिटीज़न की तरह इनको अंतिम विदाई दी गई। और इस तरीके से ये ना सिर्फ एक साइंटिस्ट थे जीनियस, बल्कि एक वर्ल्ड सिटीज़न और एक बहुत ही दूरदर्शी एक विजनरी थे। विजनरी कहा जाता है ऐसे व्यक्ति को जो कि दूर की नज़र रखता है, यानी कि आने वाले समय में भी क्या होने वाला है उसके ऊपर नज़र रखता है। तो ये एक दूरदर्शी व्यक्ति थे और एक वर्ल्ड सिटीजन थे, और ना कि ये सिर्फ एक साइंटिस्ट माने गए हैं। तो इस प्रकार से ये जो ग्रेट व्यक्ति था, किस प्रकार से बचपन में एक काफ़ी हम कह सकते हैं कि ही वॉज नॉट अप टू द मार्क इन हिज चाइल्डहुड, लेकिन इनकी मदर और बाकी जो शिक्षक और इनके जो हेडमास्टर ने कहा था कि ये किसी भी फील्ड में कुछ नहीं कर सकता है, तो ये सब बातों को यहाँ पर नकारा गया आइंस्टाइन के द्वारा, और दुनिया को एक ग्रेट साइंटिस्ट मिला। और ना ही एक साइंटिस्ट मिला, ये चाहते तो जर्मनी में रहकर जर्मनी को बम बनाने में मदद करते और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इनका नाम भी हो सकता था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। जैसे ही नाजीज़ का रूल हुआ जर्मनी में, ये वहाँ से चले गए और अमेरिका जाकर इन्होंने दुनिया में शांति बनाए रखने की तरफ अपना योगदान देना शुरू किया। लेकिन अब अमेरिका ने जब बम बनाया और जापान के 2 शहरों पे गिराया, इससे भी इनको बड़ा दुख हुआ, और उसके खिलाफ भी इन्होंने दुनिया भर में, विश्व भर में कैंपेन चलाया। और इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से ही वॉज अ जीनियस। और फ्रॉम दिस वी कैन अंडरस्टैंड, इससे हम एक चीज़ का ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को, किसी भी छात्र को हम उसकी बिल्कुल बचपन में जज नहीं कर सकते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है या वो जीवन में क्या करेगा, वो क्या कर नहीं पाएगा या क्या कर पाएगा। बिकॉज जैसे जैसे हर एक व्यक्ति जो है वो एक स्पेशल एबिलिटी के साथ पैदा हुआ है, भगवान ने हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ खास दिया है। अगर वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो बाकी कामों में अच्छा होगा, अगर वो बाकी किसी काम में अच्छा नहीं है तो पढ़ाई में अच्छा होगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम किसी भी बच्चे को ऐसा कहें कि भाई ये जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, बिकॉज एवरीवन हैज़ समथिंग, सम ऑफ द अदर थिंग स्पेशल इन हिज और हिमसेल्फ। तो ये जो गॉड हैं उन्होंने हर एक व्यक्ति को स्पेशल बनाया है इस धरती के ऊपर। सो हमें किसी को भी इस प्रकार से टोंट करने का अधिकार नहीं है। तो ये था हमारा चैप्टर। होप यू एंजॉयड, आपको अच्छा लगा होगा ये चैप्टर। और चैप्टर का नाम है हमारे अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, और किस प्रकार से जो आइंस्टाइन थे उनका माइंड कितना ब्यूटीफुल था, ये हमने इस चैप्टर के द्वारा देखा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।